Hello and welcome to all our students. Today is 18th of July and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. तो देखते हैं कौन से आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली दो आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करना है। द फर्स्ट आर्टिकल्स डील विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेसिक्स को जानने का प्रयास करेंगे। राइटर बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग कि क्यों हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ निकल कर आएगा, जैसे जो आपका LGBT कम्युनिटीज़ है ना, इनके लिए वेलफेयर होगा अगर यूसीसी आता है। तो उसी प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ये एड्रेस करते हैं लेट्स सोर्स से कि जो आपका आरोप लगाया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद डाइवर्सिटी पर असर पड़ सकती है, तो राइटर उस बात को खारिज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से राइटर्स पॉइंट रेज करते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा आर्टिकल होगा वो है आपका RTI एक्ट के बारे में, जो आपका ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट में, उसे पेश किया जाएगा इस मॉनसून सेशन में। तो बेसिकली राइटर कहते हैं कि इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं वो बेसिकली RTI की जो कोर फिलॉसफी है उसको डाइल्यूट करती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से जो अमेंडमेंट्स हैं जिस पर राइटर ने कंसर्न्स रेज किया है, और ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये दोनों आर्टिकल से मतलब दोनों टॉपिक से UPSC ने PYQs पूछे हैं, और आप इन दोनों आर्टिकल्स को अगर डिटेल से सुनते हो, उस पर आकलन करते हो, तो आप उस क्वेश्चंस के भी आंसर्स दे पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। द टाइटल इज ए कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वलिटी फॉर एवरी इंडियन। ये GS पेपर 2 के अंतर्गत आपका टॉपिक कवर होगा। तो थोड़ा सा हम कंटेक्स्ट जानने का कोशिश करते हैं। देखो, जो 22nd लॉ कमीशन है उन्होंने बेसिकली जवाब मांगे हैं वेरियस स्टेक होल्डर से रिगार्डिंग द प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो जब से ये बात पब्लिक में आई है तब से आपका डिबेट सा छिड़ गया है। आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। मैंने भी ऑलरेडी इसके ऊपर आर्टिकल्स डिस्कस किया है। तो राइटर कहते हैं कि ठीक है, ये जो डिबेट है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरत भी है। क्यों? बिकॉज अगर हम कॉलोनियल टाइम्स में भी जाकर देखें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इस मुद्दे पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, और एक प्रकार से सबके लिए पर्सनल लॉज को कॉडिफाई करके जिसमें बहुत सारी दिक्कतें थी उसको कानून के रूप में जगह दे दी। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि डिस्कशन काफ़ी ज़रूरी है, ये होना भी चाहिए। उसके बाद ये जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले थी उन्होंने बेसिकली डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया, है ना, जो आपके पॉपुलेशन है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा। तो अल्टीमेटली दैट रिजल्टेड इनटू सेट ऑफ पर्सनल लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजन। जैसे आप देखते हो हिंदू के लिए अपने पर्सनल लॉज है रिगार्डिंग मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, एडॉप्शन। उसी प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, है ना। तो ये बातें राइटर कह रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि कॉलोनाइजर्स यानी कि जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वेदर उनकी मंशा थी कि नेटिव्स के जो सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट ना किया जाए या फिर डिवाइड एंड रूल की ही स्ट्रेटजी क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं अब हमें इंडिया की जो पर्सनल लॉज है उसको एक बार नज़र देनी पड़ेगी। ठीक है, तो राइटर कहते हैं कि जो आपका पर्सनल लॉज है इंडिया में वो बेसिकली या तो रिलीजन के आधारित पर है या फिर सोशल ऑरिजिन के आधारित पर है। रिलीजन के आधारित पर आप देखते हो, मैंने आपको बताया फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी देयर इज डिफरेंट पर्सनल लॉज, एंड ऑल्सो सोशल ऑरिजिन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे आपका देख सकते हो कास्ट सिस्टम है, तो जो आपका कास्ट सिस्टम है उसके अंतर्गत आपका बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वोमेन के रिगार्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है।
हालांकि अभी तो रेस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, जैसे वुमेन को टेम्पल एंट्री नहीं दिया जाता है बहुत सारी जगहों पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया इस पर, सबरीमाला केस में आपने सुना भी होगा। उसके बाद आपका एक जो आपके कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट बोले जाते हैं, उनको भी बहुत बार टेम्पल एंट्री नहीं दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी के मैटर में भी आप देख लो, जो वोमेन है उनको राइट टू प्रॉपर्टी भले ही लीगली अवेलेबल है भारत के संविधान में या फिर आपका वेरियस लॉज ऑफ इंडिया में, बट वो भी डिनाई कर दिया जाता है महिलाओं को। तो राइटर वही कहते हैं कि ये जो भी आपके पर्सनल लॉज हैं, इसमें जो भी प्रोविजंस है ना, वो एक्चुअली पैट्रियॉरिकी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पैट्रियॉरिकी मतलब मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पर मैन को प्रिविलेजेस मिले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ हेडिंग द फैमिली, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैरिज प्रेफरेंस। तो ये जो है पैट्रियर्की को रिप्रेजेंट करता है। और कुछ एग्जांपल्स राइटर देते हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपका जो हेड है वो भी मैन ही होते हैं, या फिर आपका जो मुस्लिम वोमेन है जो डाइवर्स हुई है, जिन्होंने डाइवर्स लिया है, तो उनको जो है मेंटेनेंस जो मिलना चाहिए एक सर्टेन पीरियड के बाद मेंटेनेंस नहीं मिलता है। फिर ट्राइब्स के केस में भी क्या है कि कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ पर या जिनके ट्रेडिशन में वोमेन को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देने का अधिकार नहीं है। फिर पारसी वोमेन की भी बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स रेज करते हैं जो बोलते हैं कि देखो, ये जो आपके पर्सनल लॉज हैं, ये सभी के सभी पैट्रियर्कल फ्रेमिंग के ऊपर आधारित है। तो और क्या बात निकल कर आती है। सो अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि ये जो आपके पर्सनल लॉज है ये एक्चुअली एलजीबीटी कम्युनिटी के भी इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करती हैं। आप देखोगे कि जो भी आपके पर्सनल लॉज है उसमें आपका एलजीबीटी कम्युनिटी, जो भी आपके लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर है ना, इन सब के रिगार्डिंग जो भी राइट्स होंगे रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी या फिर आपका मैरिज, इन सब पर उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है। एक प्रकार से ब्लैंक प्रोविजन आप कह सकते हो। और ब्रिटिश के समय में इनको तो और भी अधिकार नहीं दिया गया था। इनफैक्ट जो आपका होमोसेक्सुअलिटी है उसको क्रिमिनलाइज किया गया था। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो ये बात बोलते हैं, जब इस प्रकार की कम्प्लेक्सिटीज हमारे समाज में रहेगी तो हम अपने आप को डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब पता चला कि महिलाओं को भले ही इक्वलिटी देने मतलब इक्वलिटी ऑफ वोट का अधिकार है, लेकिन वो बेसिकली डिसीजन इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं ले सकती रिगार्डिंग द मैरिज, है ना, या फिर रिगार्डिंग द वर्शिप, रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसे में डेमोक्रेसी का जो कोर प्रिंसिपल है वही आपका टूट जाता है। तो वही बात राइटर कह रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो यूनिफॉर्म पैट्रियर्कल कोर है वो डिनाइज करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर राइटर बोलते हैं कि कुछ ऑपोजिशन इस बात पर आती है कि ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो डाइवर्सिटी को भी प्रभावित कर सकता है, यानी कि इट विल क्रिएट रिकस इन द सोसाइटी रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी, की ये जो डाइवर्सिटी है उसको डाइल्यूट कर देगा। अभी जो है डिफरेंट रिलीजन्स है, सब के अपने अपने लॉज है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो पता चला कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट प्रभावित हो सकते हैं, है ना, ट्राइबल के इंटरेस्ट प्रभावित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी को ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस पर भी राइटर इसे खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आपका डाइवर्सिटी की बात करते हो, जो आपका इंडियन कस्टम्स है या फिर डाइवर्सिटी है, जो भी वो बेसिकली आपका मेन को ज़्यादा तवज्जो देता है। एंड ऐसी क्या डाइवर्सिटी जहाँ पर आपका मेन एंड वोमेन को अनइक्वल राइट दिए जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक और डाइवर्सिटी पर पॉइंट रेज करते हैं राइटर कि ये जो आपका डाइवर्सिटी की बात है वो बेसिकली बेस्ड ऑन रिलीजन है, यानी कि ये जो डाइवर्सिटी की बात कह रहे हैं वो रिलीजन के ऊपर आधारित है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे आपका प्रताप भानु मेहता, उनका कहना था कि भाई साहब जो इंडिया है उसको आप फेडरेशन ऑफ रिलीजन के रूप में नहीं देख सकते। फेडरेशन ऑफ रिलीजन यानी कि जहाँ पर रिलीजन को एट मोस्ट वेरियस इंपॉर्टेंस दिया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिया जाता है, तो आप उस एंगल से उसे नहीं दे सकते। तो उसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो आपका रिलीजन है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जबकि उतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये सब जो ऑब्जर्वेशंस है, चाहे आपका बी आर अम्बेडकर साहब के हो या फिर आपका जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनकी बात हमने की, तो इन सब का काफ़ी ज़्यादा अहमियत है इन द डिस्कशन दैट आर गोइंग टुडे। तो एक तो ये है कि ये बोले जाते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज को लेकर, उसमें से एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। तो राइटर का कहना है बेसिकली कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ आनी चाहिए, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है। क्या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है? लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, ये 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, इसको ज़रूर आना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि जो भी रिलीजन्स में डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, डिस्पाइट कि वो आपका जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट करता है, ठीक है, पैट्रियार्की को प्रमोट करता है, तो वो सबको एक्सक्लूड करना ही होगा। जो बेसिक प्रिंसिपल आने चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो है आपका लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी। इसी के आधार पर, क्योंकि ये आपका संवैधानिक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, तो इससे क्या होगा कि हमारा सेकुलरिज्म की जो प्रिंसिपल है वो भी मजबूत होगी, जो कि हमारा बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑल्सो राइटर कहते हैं कि जो आपके रिलीजियस ग्रुप्स के वेरियस हेड्स हैं, है ना, वो भी एक आरोप लगाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली रिलीजियस फ्रीडम को इन्फ्रिंज करता है, यानी कि वायलेट करता है। तो राइटर का कहना है कि ये जो आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात आप करते हो, एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है फ्रीडम टू अडॉप्ट द फेथ ऑफ वंस चॉइस, यानी कि हमें जिस धर्म में जाना है या फिर जिसकी वर्शिप करना है, जिस पर विश्वास करना है, वो हमारा पर्सनल राय है ना। और साथ ही साथ ये पर्सनल चॉइस पर आधारित होने चाहिए। नहीं तो पहले क्या होता था, टेम्पल एंट्री को लेकर रेस्ट्रिक्शंस होती थी, वो तो चलो अब रेस्ट्रिक्शंस हट गई है, लेकिन आज भी आप इंसिडेंट्स देखते हो कि बहुत सारे टेम्पल्स में जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहे जाते हैं उनको टेम्पल एंट्री नहीं दी जाती है, डिनाई कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस में वोमेन के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। हालांकि जो सबरीमाला केस था जिसमें वोमेन को टेम्पल एंट्री नहीं दी जाती थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया और अल्टीमेटली वहाँ पर वोमेन की एंट्री सुनिश्चित की गई। ठीक है, तो वही बात है कि डिस्पाइट वी हैव द लॉज, हमारे पास कानून है, ठीक है, कि अगर कोई एंट्री को डिनाई करेगा टेम्पल में या फिर डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उस पर एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन ये जो लेजिस्लेशन है वो एफिशिएंट तरीके से फंक्शन नहीं करते। वही राइटर कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो आपका लेजिस्लेशन है वो और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पर दलित्स को एंट्री डिनाई कर दी जाती है टेम्पल में। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर हिंदू में भी, यानी कि हिंदू कम्युनिटी में भी देयर इज बाइगेमी, यानी कि 1 पर्सन हैज़ 2 वाइफ्स डिस्पाइट इट इज़ इलीगल।
तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इफिशिएंसी ऑफ लेजिस्लेशन पर सवाल खड़े हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको मजबूती से कर्व करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके हिंदू लॉज को वायलेट करते हैं तो उनको प्रोसिक्यूट करने की ज़रूरत होगी। इस प्रकार की बात निकल कर आ रही। एंड ऑल्सो एक ये भी बात निकल कर आती है कि जो आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या फिर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनको सेपरेट पर्सनल लॉज दिए गए हैं या फिर डिमांड करते हैं, डिस्पाइट कि वो जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, जेंडर इनजस्टिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि उन्हें भी कोई सेपरेट पर्सनल लॉज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेसी के इक्वल बेनिफिशरीज है। क्योंकि भारत जब डेमोक्रेसी है तो उनको भी वो सारे अधिकार देता है जो एक सिटीजन को दिया जाता है। जैसे आपका लिबर्टी है, इक्वलिटी है इन ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ, रूल ऑफ लॉ, फ्रीइंग देम फ्रॉम आर्बिट्री गवर्नेंस। तो ये सब बातें निकल कर आ रही है। उसके बाद जो आपका रिफॉर्म होगा पर्सनल लॉज में टू एंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, एंड इट विल बैलेंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बात और राइटर रेज करते हैं कि ये जो आपके पर्सनल लॉज हैं विभिन्न रिलीजन के, वो आपका एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स को कोई उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, है ना। चाहे वो आपका इनहेरिटेंस हो, एडॉप्शन हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स भी इंश्योर हो सकेंगे। ठीक है, एंड वही बात बोली गई कि कॉमन सिविल कोड आती है तो एलजीबीटी पॉपुलेशन को भी इस कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत एकोमोडेट कर दिया जाएगा, उनके भी राइट्स सुनिश्चित हो सकेंगे। ठीक है, उनका भी अधिकार पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 377 ऑन द इंडियन पिनल कोड, ये बेसिकली इसको स्ट्राइक डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड दैट अलाउज द होमोसेक्सुअलिटी। बट अभी एक और पटिशन है सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग, तो इस पर अभी पटिशन कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में। तो बात वही निकल कर आती है, जब ये जो आपके एलजीबीटी कम्युनिटीज है ये आपके राइट्स की डिमांड करते तो इनको भी कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज देने की ज़रूरत होगी, तो इसको भी तो पोस्टपोन नहीं किया जा सकता ना। तो ऐसे में जो आपका पर्सनल लॉज के ऊपर डिबेट चलता है, तो ऐसे में एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को भी पर्सनल लॉज दिए जाने चाहिए, उनको भी इनहेरिटेंस एडॉप्शन का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये सब बातें, नहीं तो इनके साथ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। बैंक अकाउंट खोलने जाओ या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो वही बात है, जो आपका एक तरफ जेंडर इनजस्टिस है, दूसरी तरफ आपका एलजीबीटी पॉपुलेशन को डिसएम्पावर किया जाता है। ये सब समस्याएं दूर हो सकती है अगर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो। और जो आपका 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था नेशन को संदेश देते हुए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट social, economic and political institution that will ensure justice and fullness of life to every man and woman। यहाँ पर ध्यान से समझिए, टू एवरी मैन एंड वोमेन, तो वोमेन को भी इक्वल राइट है टू इंश्योर जस्टिस। ठीक है, इसलिए राइटर पॉइंट्स देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ना इट इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो होप यू अंडरस्टूड। एंड अब देख लो एक क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है। डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इन्फोर्सिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। डू यू थिंक इट विल इंडेंजर्ड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया।
तो होप कि इस आर्टिकल से आप क्वेश्चन का डिस्कशन या क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू आवर सेकेंड आर्टिकल दैट डील्स विद द RTI इश्यू। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका टॉपिक कवर होगा GS पेपर 2 एंड ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पिक्चर लग गया है, तो आई विल चेंज इन द फाइनल, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली कंटेक्स्ट क्या है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने बेसिकली अप्रूव कर दिया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को, और ये आपका मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में रखे जाएंगे। इस पर डिस्कशन सब होगा, इसको फिर पास करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप हमें बताइए पार्लियामेंट के एक साल में कितने सेशन होते हैं, है ना, और सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है, क्योंकि पार्लियामेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ड्राफ्ट बिल है इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया था दिसंबर 2022 में, लेकिन ये जो आपका फाइनल बिल तैयार हो चुका है इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है। तो वही बात है, सिटीजन्स को चिंता लगती है कि जो दो महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं इस RTI एक्ट को, जो कहीं ना कहीं इस एक्ट को एक प्रकार से पिलर प्रोवाइड करती है, बेस प्रोवाइड करता है, कहीं वो तो नहीं चेंज कर दिया गया। अगर वो चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, रिग्रेशन होगा डेमोक्रेसी के लिए, है ना। रिग्रेशन मतलब क्या, डेमोक्रेसी जो है उसकी कोर फिलोसफी टूटने लग जाएगी। एक होता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब ग्रोथ, रिग्रेशन मतलब पीछे जाना। तो ये बात है, तो देखते हैं और क्या बात निकल कर आती है। तो बेसिकली ये जो आपके प्रपोज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें दो प्रोविजंस हैं जो इंडियन सिटीजन की राइट टू इन्फॉर्मेशन की अधिकार है उसको कहीं ना कहीं वीक करता है। अब आप समझो ये जो RTI एक्ट लाया गया 2005 में, ये इतनी आसानी से नहीं लाया गया, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट किया, है ना, और तब जाके ये आपका RTI इम्प्लीमेंट हुआ। तो RTI जो है वो बेसिकली आपका ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है एंड सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि वो बेसिकली रूलर्स एंड ऑनर्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत बेसिकली स्ट्रगल से हुई थी और राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको पता होगा RTI के बेसिक्स के बारे में। और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको ध्यान रखना है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इन्होंने ही बेसिकली RTI को लेकर आवाज़ उठाई थी और तब जाके इस पर लॉ बनाने की शुरुआत हुई थी और 2005 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये जो आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन है, ये ध्यान रखना है, रोल ऑफ NGOs, ये डायरेक्ट टॉपिक है आपका सिलेबस का, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, RTI से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी डिस्कशंस हुआ था, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठी थी रिगार्डिंग RTI के प्रोविजंस को डिस्कस करने के लिए। उसके बाद आपका RTI इम्प्लीमेंट हुआ था। और जबकि RTI के जो प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल बेसिकली क्या होता है कि समरी होती है एक डॉक्यूमेंट की, जैसे आपका जो बुक है, आप बुक पढ़ते हो, है ना, तो फर्स्ट पेज में आपको प्रीफेस दिया रहता है कि इस बुक में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या फीचर्स इस बुक के। उसी प्रकार से संविधान है तो संविधान का प्रिएम्बल है, तो प्रिएम्बल में आपको संविधान के जो भी फीचर्स हैं वो आपको शॉर्ट समरी में प्रोवाइड हो जाते हैं अंडर द प्रिएम्बल। ठीक है, इसलिए प्रिएम्बल को समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी कभी कहा जाता है। इस पर UPSC ने क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे। लेकिन यहाँ पर जो प्रिएम्बल है, इस एक्ट का प्रिएम्बल, इसमें साफ साफ कहता है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स होने चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिकॉज अब एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि लेट्स से कि आप किसी कैंडिडेट को वोट करते हो, अब वो कैंडिडेट के बारे में आपको पता ही नहीं कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस पेंडिंग है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या उन्होंने एफिशिएंट तरीके से काम किया कि नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उन्होंने कहीं फंड का तो इधर उधर नहीं कर दिया, क्या करप्शन के उनके ऊपर चार्जेज है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर ये पता होगी तो आप कहीं ना कहीं वोटिंग करने में सही डिसीजन ले सकते हो कि हाँ, चूँकि
ये क्लियर है, इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है और इन्होंने अपनी जो भी टारगेट है उसको फुलफ़िल किया तो हम इसे वोट देंगे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो आपके पास एक पूरा अधिकार होता है सही से एक्शन लेने का, सही से वोट देने का। तो आपकी वोट की वैल्यू की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो सिटीजन्स है वो इन्फॉर्म्ड हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सके और करप्शन जैसी जो दिक्कतें आती है हमारे सोसाइटी में उसको भी कर्व किया जा सके। ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो आपका आरटीआई है इसने कहीं ना कहीं इफ़िशिएंट गवर्नमेंट को प्रमोट किया, ऑल्सो आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी को भी प्रमोट किया। बट जो गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है, आरटीआई को डिफरेंट एंगल से देखती है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो पावर दी गई हैं सिटीजन्स को, तो इससे जो है हमारी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाती है और सिटीजन जो है वो आरटीआई को एक प्रकार से फिश टू वाटर के रूप में देखते हैं। फिश टू वाटर यानी कि जैसे आपका वाटर है उसमें से हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी, यानी कि जो आपके वेरियस इन्फॉर्मेशन इस वाटर में भरे पड़े हैं और उससे हमें इन्फॉर्मेशन निकालना है हम अपनी ज़रूरतों का, जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सके। तो वही बात बोले जा रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स है ना वो इन्फॉर्मेशंस को देने से इनकार करते हैं, डिस्पाइट ये जो इन्फॉर्मेशन सीख करना हमारा लेजिटिमेट या लीगल राइट है। अब हम क्यों इन्फॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास करते हैं आरटीआई के अंतर्गत? तो आप समझो कि कोई आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो तो बेसिकली सिविल सर्वेंट है, वो जनता की सेवा करने के लिए पता चला कि वो पब्लिक के पैसे को निगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करप्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी ये अकाउंटेबिलिटी बनती है ना कि हम उनको अकाउंटेबल ठहरा सके, उनको एक्सपोज कर सके, ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो करप्ट फ्री हो सके। तो इसीलिए हम आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। वेरियस न्यूज़पेपर्स जो एडिट करते हैं, राइट करते हैं, वो भी आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं टू गैदर इन्फॉर्मेशन, टू अवेयर अस। ठीक है, तो ये सब बातें निकल कर आती हैं। और इतिहास में बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर आरटीआई के माध्यम से करप्शंस को एक्सपोज किया गया। ठीक है, एंड ये जो लॉ है, हाँ एक बात ये निकल कर आती है कि जो पब्लिक ऑफिसर्स है वो डिनाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप समझो कि जो डिनाई की जाती है इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं इस प्रोविज़न में कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक ग्राउंड होगा जिस ग्राउंड पर डिनाई किए जाने चाहिए। बिल्कुल वो भी है। हालांकि ये बात सुनिश्चित है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है वो प्रोवाइड किया जाए सिटीजन को, एक्सेप्ट कि जहाँ पर एक्सेप्शंस हैं उसको छोड़कर। हालांकि गवर्नमेंट इसी एक्सेप्शन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती है ना। अब वो एक्सेप्शंस हम देखेंगे और गवर्नमेंट इन्हीं एक्सेप्शंस को एक प्रकार से यूज करके इन्फॉर्मेशन को डिनाई करने का प्रयास करती है। तो इस एक्ट में 10 प्रोविजंस है जिस ग्राउंड पर इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया जा सकता है टू द पब्लिक, और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली रिलेटेड है कि हो सकता है वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, या फिर अगर ये सब इन्फॉर्मेशन दिए जाए तो गवर्नमेंट स्मूथ वर्किंग नहीं कर सकेंगे। तो ये जो एग्जाम्पशन ये सेक्शन 8 क्लाउज 1 के अंतर्गत दिए गए हैं और इसके अंतर्गत ही आपका 10 सब सेक्शंस है दैट गोज फ्रॉम ए टू जे, है ना, ABCD करके जे तक जाता है। तो ये जो 10 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन सबसे वाइडली मिसयूज एग्जाम्पशंस जो यूज किए जाते हैं वो है आपका सेक्शन 8 क्लाउज 1 सब क्लाउज जे, जो कहता है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, है ना, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो तो पर्सनल हो गया, तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो उसको देने से डिनाई किया जा सकता है। साथ ही साथ वैसे इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेसी को अफेक्ट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को देने से इनकार किया जा सकता है। लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या भरोसा कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को वो
पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रूप में टैग दे देंगे और फिर इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर देंगे। तो इसीलिए इसी एक्ट में प्रोविज़न किया गया है, वो है आपका प्रोविज़न ऑफ एसिड टेस्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन देने से इनकार करती है ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन कि भाई साहब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसीलिए हम नहीं दे सकते, तो एक टेस्ट उनको करना होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप देने से इनकार कर रहे हो, क्या वो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट मांगती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर मांगती है, तो क्या आप उन्हें भी देने से इनकार करोगे? अगर आप देने से इनकार करते हो तो समझ लो कि वो इन्फॉर्मेशन किसी सिटीजन को भी देने से इनकार किया जा सकता है, दैट हैज़ बीन डिमांडेड अंडर द आरटीआई एक्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट पास करना पड़ता है। अगर ये टेस्ट पास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है आर्बिट्री मेथड का इस्तेमाल करती है टू डिनाई द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना है क्योंकि यही सारा क्रक्स है इस आर्टिकल का। तो वही बात है कि पर्सनल लॉज मतलब लॉज ये कहता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है अगर वो पब्लिक एक्टिविटी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या फिर आपका प्राइवेसी को अफेक्ट करता है। तो हालांकि ये कौन डिसाइड करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी को अफेक्ट करता है, तो इसके लिए वी हैव द इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर जज। वो बेसिकली डिसीजन लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। अगर कुछ डिस्प्यूट निकल कर आती है, कुछ कंसर्न्स निकल कर आती है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका पीआईओ है, पीआईओ बेसिकली वही है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को अंडर द आरटीआई एक्ट। लेकिन अब इनको लग रहा है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकता है, तो इस पर वो एक प्रकार से क्लियरिटी चाहता है, तो ये फिर अप्रोच कर सकता है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर जज के पास, और अल्टीमेटली वो फिर बताएंगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वेदर इट विल बी ए पार्ट ऑफ एग्जेम्पशन और नॉट। ठीक है, तो वही बात मैंने आपको बताया कि आपको कौन सा टेस्ट करना है। एसिड टेस्ट आप करिए, जहाँ पर अगर आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो वो आप सिटीजन को भी दे सकते हैं, अगर नहीं तो फिर चलो वो एग्जाम्पशन के कैटेगरी में आप डाल सकते हो। तो वही बात है। अब बात करते हैं कि पब्लिक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने से इनकार क्यों करते हैं। तो बेसिकली एक तो ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन देने से इनकार किया जाता है, बहुत सारे रिफ्यूजल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ ब्लेंड स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए हम नहीं दे सकते। तो ये तो है इलीगल, जबकि इसको वाइडली यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टू कवर अप द करप्शन, टू कवर अप द इलीगल एक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी राइटर कोट करते हैं, जैसे आपका एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। तो ये जो रिपोर्ट होते हैं बेसिकली एनुअली प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें जो आईएएस ऑफिसर्स है उनके परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये जो आपका रिपोर्ट है वो पेंडिंग है फॉर ओवर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स। ठीक है, और ये सब जब मांगे जाते हैं तो फिर इसको एग्जाम्पशन के कैटेगरी में डाल दिया जाता है अंडर द सेक्शन 8 क्लाउज 1 सब क्लाउज जे, जो बेसिकली ये बोलते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। या फिर आपका अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कोई है तो उनके पास कितने फंड अवेलेबल है, कहाँ पर क्या खर्चा किया, ठीक है, इनसे रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी डिनाई कर देते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ग्राउंड पर। उसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर्स फंड के कौन कौन बेनिफिशियरीज है, कितने फंड में पैसा है, ये सब की भी जानकारी को डिनाई किया जाता है। या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नकली बनवाना, एजुकेशन सर्टिफिकेट नकली होना, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑफिशियल जो है इन्फॉर्मेशन को डिनाई करते हैं। जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अगर वो एग्जाम्पशन के अंतर्गत नहीं होते। लेकिन ये जो आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल है, तो अभी तक तो हमने बेसिक्स की बात करी है ना, आरटीआई एक्ट की बात करी, अब आते हैं राइटर डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर। तो वही बात है, ये जो प्रपोज डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो आरटीआई एक्ट के सेक्शन
क्लाउज 1 सब क्लाउज जे को अमेंड करता है, जो एक प्रकार से और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा इस एग्जाम्शन के प्रिंसिपल को यूटिलाइज करने के लिए बाय द ऑफिसर्स। तो एक प्रकार से मान के चलो, अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पर्सन उसको लीगल तरीके से डिनाई किया जा सकता है। तो ये एक कंसर्न रेज करते हैं। ऑल्सो अब गवर्नमेंट है, ठीक है, अब कोई इन्फॉर्मेशन लेट से कि आरटीआई के अंतर्गत मांगा जा रहा है, तो जो ऑफिशियल है उसको देने से इनकार कर देगा, बोलेगा कि भाई साहब ये सर्टेन पर्सन से रिलेटेड जुड़ा हुआ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो एक प्रकार से जो आपके पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स है, पीआईओ जिनको कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, देते हैं, उनको एक प्रकार से अधिकार मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन न देने का, ठीक है। तो जब भी पीआईओ को, यानी कि ये जो ऑफिसर है, इसको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, तो वो डायरेक्ट जोड़ देगा कि भाई साहब ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और अगर हम उसे देंगे तो उनका प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये एग्जाम्शन है, इस इन्फॉर्मेशन को नहीं दे सकते। तो एक प्रकार से लीगल तरीके से वो इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर सकते। और साथ ही साथ ये जो प्रपोज बिल है, ये बेसिकली जो टर्म है पर्सन को वो एलोबरेट करता है। इसमें इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, हम और आप, कंपनीज भी आ जाते हैं, स्टेट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, हो सकता है आने वाले समय में उसको पर्सन से जोड़ दिया जाए और फिर इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर दिया जाए। तो वही बात राइटर बोल रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में ये जो आरटीआई है वो बेसिकली राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन बन जाए, यानी कि बहुत सारे केसेस में इन्फॉर्मेशन देने से गवर्नमेंट मना करने लगे। तो एक कंक्लूजन के रूप में राइटर बात कहते हैं कि आरटीआई को इम्प्लीमेंट हुए 18 साल हो गए हैं, 18 ईयर्स, तो अभी तक कोई इश्यू नहीं आई थी इसमें, ना कोई नेशनल इंटरेस्ट का हनन हुआ था, ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट का। लेकिन पता नहीं फिर भी गवर्नमेंट क्यों इसे चेंज करने पर पड़ी है, जबकि अगर ये अमेंडमेंट आता है तो देयर विल बी ए मेजर रिग्रेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो ये बेसिकली आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिटेल से। एक क्वेश्चन आपको देखना है जो पूछा गया है पीवाईक्यू में, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन्स एम्पावरमेंट अलोन, इट एसेंशियली रिडिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी डिस्कस। तो ये आपको आंसर करना है, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस ऑल दिज आर्टिकल्स, होप यू अंडरस्टूड इन ग्रेट डिटेल। तो चीज़ें अच्छी लगी तो कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।